जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला है VVU सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का महासंग्राम वीडियो। और केवल हम आपको 9 क्वेश्चन देंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप किताब में जाकर के देखोगे ना तो लगभग 18-19 क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम आपको केवल 9 क्वेश्चन देंगे और कुछ आपको 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे दोस्तों। और इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने तालमेल किया, इस बार क्या आ सकता है ये मैंने दिमाग लगाया, और सब कुछ करते हुए मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा सिर्फ टाइम लगा क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में कि क्या इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और पिछले साल के पेपर को मैंने देखते हुए आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो बस मैं जितना आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, 9 क्वेश्चन, वो 9 का 9 आपको पढ़ के जाना। आपके एग्जाम में इसी के अंदर से आएगा। टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से कोई आपको 4 बनाना होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8 का 8 मेरा मैच करेगा, लेकिन 8 में से आपको जो 4 क्वेश्चन बनाना होगा वो 4 क्वेश्चन फिक्स आपका यहीं से मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके मैं आपको आंसर बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कौन कौन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये 9 टोटल आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। बाकी 5-5 मार्क्स के लिए आपको अगर समय मिलता है तो ये सब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ये सब 5-5 मार्क्स के लिए। बाकी जो 9 क्वेश्चन है ये 15-15 मार्क्स के लिए। और इसको मैंने 3 भागों में क्यों बांटा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 3 भागों में बांटने का कारण ये दोस्तों कि पार्ट 1 में जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है, बक्सर के युद्ध के कारण परिणाम और प्लासी युद्ध के कारण परिणाम, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आपके एग्जाम में आएंगे, या तो फिर दे देगा बक्सर और प्लासी युद्ध की तुलना करें, मतलब दोनों के बारे में बताना। हल्का सा बक्सर के बारे में बता देना और हल्का सा प्लासी के बारे में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा। पार्ट जो 2 है दोस्तों, यहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पार्ट 2 से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और पार्ट 3 से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पार्ट 3 से 2 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मान लेते एक क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ 1 या 2 आएगा, फिर भी मान लेते चले एक ही क्वेश्चन आए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया। और पार्ट 3 से आपका 2 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आपका यूं ही हो गया। बाकी 5-5 मार्क्स के लिए आपका ये जो नीचे दिया गया वो है। इसीलिए मैंने इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बांटा। तो आज की इस वीडियो में आपको पार्ट 1 और आपको पार्ट 2 कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपको पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है 5, 6, 7, 8, 9, इसको भी मैं करवा दूंगा। अभी आप लोग क्या करो दोस्तों, पार्ट 1 का जो 2 क्वेश्चन है ये और पार्ट 2 का जो 2 क्वेश्चन है ये दोनों आप लोगों को कंप्लीट करना है। तब तक पढ़ना है, तब तक मैं आगे का आंसर करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ये क्वेश्चन, और बिल्कुल आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और ये एक बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, और एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख करके आओगे। ठीक है, बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन करना है। बक्सर के युद्ध के कारण प्रभाव दे दे, बक्सर के युद्ध के महत्व दे दे, कुछ भी दे, आपको बक्सर का जहाँ पे भी नाम आएगा आंसर आपको यही लिखना है। देखिए सबसे पहले ये समझिए दोस्तों ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पे 3 जगह का बात चला है। ठीक है, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के बादशाह, नहीं मुगल के नवाब भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के शासक कौन थे, मीर कासिम। यहाँ के शासक कौन थे, शुजा उद दौला, जिसको बोला जाता है सिराजुद्दौला। ठीक है, मुगल के बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ये सब हमारे भारतीय थे। ये हमारा बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल के बादशाह, ये सब भारत में ही जगह है, जो भारत में ही स्थित है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ बंगाल है तो यहाँ अवध है और यहाँ मुगल है, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पे अलग अलग राजा क्या कर रहे थे, भारत के शासन कर रहे थे। लेकिन उधर से आगमन होता है किसका, अंग्रेज का, कि अब हम आ गए, अरे बाबू साहब तुम लोग बहुत दिन से राज कर लिया, अब तुम लोग के ऊपर हम राज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के राजा और यहाँ के राजा और यहाँ के राजा का जीना हराम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आते हैं अंग्रेज यहाँ पे और क्या करते हैं, इन लोगों के ऊपर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ जाओ कि बंगाल के नवाब है और इसके राजा थे मीर कासिम। और ये समझ जाओ कि हमारे क्या है, अवध के नवाब अवध है और यहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला। और ये समझ जाओ कि मुगल है और यहाँ के राजा जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसका जो मिलन पॉइंट था ना, वहाँ था बक्सर, एक जगह था। जैसे बंगाल है, ये अवध है और ये हमारा मुगल है, तो इसके जो मिलन पॉइंट था ना, वहाँ पे बक्सर एक जगह का नाम है, मैदान था एक बक्सर, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। अंग्रेज यहीं पर लूटना चाहते थे ताकि यहाँ से इसको भी, इस राज्य को भी चला ले और इस राज्य को भी चला ले और इस राज्य को भी चला ले। और अंतिम में यही होता है, यहाँ के राजाओं को भी हरा देते हैं, इसको भी हरा देते हैं, इसको भी हरा देते हैं और अंग्रेज अपना शासन करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये बस आपको नाम याद रखना है। चलिए, बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन करना है। पहले देखते हैं परिचय। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी मतलब दोस्तों अंग्रेज लोग, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी अंग्रेजों का ही थी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था वो अंग्रेजों का ही था। तो जहां भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ जाए समझ आना अंग्रेज। तो एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला जिसको सिराजुद्दौला कहा जाता है, और मुगल बादशाह कौन थे? आलम द्वितीय। मैंने अभी आपको बताया था, मान लो कि बंगाल के नवाब हैं, ठीक है, ये अवध है और ये मुगल है। तीनों राजा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। उधर से आते हैं अंग्रेज। तो एक तरफ तो अंग्रेज थे, एक तरफ कौन थे? एक तरफ अंग्रेज आए हुए थे, और बाकी ये तीनों को नुकसान था ना, इसलिए तीनों राजाओं ने मिल करके अंग्रेज का मुकाबला कर रहे थे, फिर भी नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए ये चीज पता चल गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी और बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। ये चाहती थी कि बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को हम क्या करें? लूट लें। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, देखो बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। अंग्रेजों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से इससे देखा नहीं गया, इनको ये देखते देखते परेशान हो गए कि अंग्रेज दिन प्रतिदिन हमारे ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको देखा नहीं गया। तो जो बंगाल के नवाब यानी वहाँ के जो राजा थे ना मीर कासिम, जब देखें कि अंग्रेज बढ़ते जा रहे हैं तो ये नाखुश थे, यानी कि मीर कासिम खुश नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, और मुगल बादशाह के जो नवाब थे आलम द्वितीय, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया कि हाँ ये हम मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है। ठीक है, तो तीनों, बंगाल के नवाब भी, अवध के नवाब भी और मुगल बादशाह के नवाब भी, तीनों ने अंग्रेजों के प्रति क्या कर दिया? हमला कर दिया। नेक्स्ट है कि इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक जीत हुआ, लेकिन जीत किसका हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी अंग्रेजों का ही जीत हुआ, जिससे उन्हें बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार मिल गया। जिससे क्या हो गया? बंगाल पर वो पूरा रूप से क्या कर लिए? अधिकार जमा लिए। ठीक है, अभी कहाँ पर अधिकार जमा लिए? पूरा का पूरा बंगाल पर उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा अभी तक बंगाल पर उन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया। आगे देखिए, यह लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। अब देखो, ये जब लड़ाई हुआ ना, उसके बाद अंग्रेजों का थोड़ा सा और मनोबल बढ़ता गया, और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के प्रति क्या हो गया? लड़ाई स्टार्ट होते गया। ठीक है, और लड़ाई में ब्रिटिशों का हमेशा जीत होते गया, ब्रिटिशों का रुतबा बढ़ते गया, और इनका शासन की शुरुआत होते गया। धीरे धीरे ये भारत आना स्टार्ट किया गया, और वहीं से इन लोगों का शासन धीरे धीरे भारत पर होता गया। ठीक है, भारत पर को धीरे धीरे अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिए। इस युद्ध के बाद कंपनी बंगाल और बिहार में प्रमुख शक्ति बन गई। देखो, इस लड़ाई के बाद जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बंगाल और बिहार में प्रमुख शक्ति बन गया, यानी कि बिहार और बंगाल अब तो इनके हाथ में हो गया। इसने भारत के बड़े हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर लिया। बंगाल और बिहार कम बड़ा क्षेत्र था, ठीक है, तो उस टाइम इतना बड़ा क्षेत्र था ना कि इन्होंने बहुत ज्यादा क्षेत्र को अपना लिया था भारत का। नेक्स्ट है कि इस युद्ध के बाद कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। धीरे धीरे कंपनी रुक नहीं रही, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, और भी क्षेत्र को लूटते जा रही है, और अपना शासन नियंत्रण उस पर बढ़ाते जा रही है, और नियंत्रण बढ़ाया। अंततः 1857 तक देश के अधिकांश हिस्सों पर शासन स्थापित किया। सोचो, अभी से स्टार्ट किए, 1857 तक भारत के कई क्षेत्रों पर अपना मौज मस्ती किए, उसको अपने अंदर गुलाम बनाया, वहां पर लूटे। ठीक है, इतना उन लोगों ने क्या किया? अत्याचार किया। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध का कारण क्या था? तो बक्सर के युद्ध का निम्नलिखित कारण था दोस्तों, टोटल 9 पॉइंट्स है। 9 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, बक्सर व्यापार का मार्ग होना, ठीक है, बक्सर का व्यापार मार्ग होना, बंगाल, बिहार और अवध का मिलन बिंदु, जल और स्थल मार्गों का नियंत्रण, अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव, मीर कासिम की नाराजगी, सिराजुद्दौला का समर्थन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का समर्थन, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियाँ। देखते हैं क्या करके। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर हम कब्जा करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति और नियंत्रण का विस्तार करना चाहती थी, जिसके लिए उसने भारतीय शासकों के साथ संघर्ष किया। उन लोगों का बस एक ही मकसद था कि मुझे संघर्ष क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी हम अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे। ठीक है,
और वो रुके भी नहीं, जीतने के बाद भी और भी अपने जो क्षेत्र था उसको बढ़ाते गए यानी कि विस्तार करते गए। नेक्स्ट है बक्सर का व्यापार मार्ग होना। आखिर बक्सर में ही लड़ाई क्यों हुआ था? क्योंकि बक्सर जो था ना व्यापार का अच्छा माध्यम था। अंग्रेज इस यहाँ लूटना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से वो सारे क्षेत्र पर क्या कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे, अपना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते थे। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, यानी कि जो गंगा नदी के किनारे था, जिसकी वजह से व्यापार बहुत अच्छा से हो जाता था अंग्रेजों का। इस स्थान का नियंत्रण व्यापार एवं सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण था। इस जगह का नियंत्रण वो क्यों करना चाहते थे, इस जगह पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? ताकि व्यापार हो जाए और सैन्य अभियान हमारा अच्छा से चले। ठीक है, यानी सैनिकों का वहाँ से सब कुछ बहुत अच्छा से मैनेजमेंट हो जाएगा और उनका व्यापार भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल, बिहार और अवध का मिलन बिंदु। देखो यहाँ पर इन्होंने कब्जा क्यों किया? क्योंकि ये मिलन बिंदु था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि एक ही जगह रह करके हम यहाँ पे तीनों को संभाल लेंगे और धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। बक्सर उन क्षेत्रों के संगम पर स्थित था जहां से बंगाल, बिहार और अवध मिलते थे। इस कारण यह क्षेत्र व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसीलिए अंग्रेजों का नजर यहीं पर गड़ा हुआ था। नेक्स्ट है जल और स्थल मार्गों का नियंत्रण। देखो गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण बक्सर का जल मार्गों पर नियंत्रण था। देखो मान लो कि ये नदी है, तो इसके बगल में जो क्षेत्र रहेगा उसी क्षेत्र का ना कब्जा रहेगा इस नदी पर। तो ऐसे ही जो ये था हमारा बक्सर का जो जल मार्ग पर नियंत्रण था, तो उसको लूटना चाहते थे, ताकि बक्सर को लूटेंगे तो जल मार्ग यानी जो जल से हम लोग रास्ता बनाते हैं ना, कोई भी सामान देखते हैं, नाव वगैरह पर सामान लाते हैं, ले जाते हैं, तो ये भी अंग्रेजों के कब्जा में हो जाता। कब? जब वो बक्सर पर कब्जा कर लेते। तो यानी कहाँ कहाँ कब्जा कर लेते? बंगाल में, ठीक है, बिहार में, अवध में, तो ये सब में कब्जा कर लेते और इसी का सेंटर बिंदु पर था बक्सर, तो ये भी कब्जा में आ जाता और इसके बाद फिर जलमार्ग भी इसके हाथ में हो जाता। फिर आराम से ये व्यापार करते, फायदा कमाते। नेक्स्ट है अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बंगाल पर ही नियंत्रण करना चाहते थे, बंगाल को लूटना चाहते थे। इससे मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने तीनों राजाओं को कंपनी की बढ़ती शक्ति को खतरा महसूस होने लगा और ये तीनों अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ने लगे। नेक्स्ट है मीर कासिम की नाराजगी। जो मीर कासिम थे ना, वो नाराज हो गए, जो बंगाल के नवाब थे। मीर कासिम बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष जताया। जब उन्होंने पाया कि कंपनी उनके राज्य के संसाधनों का दोहन कर रही है, यानी उनके राज्य का उनके ही क्षेत्र में आकर के उनके ही चीज़ों को लूटा जा रहा है, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। अंततः उन्हें भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। और अंततः क्या हुआ, ये तो लड़ाई लड़ने के लिए गए थे कि तुम मेरे ही राज्य में आकर के मेरे को ही लूटोगे, हमारे यहाँ के संसाधनों को लूटोगे। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ा, लेकिन ये लड़ाई में पार नहीं सका, जीत नहीं सका। अरे उल्टा ही अपना जान बचाने के कारण ये अवध में शरण, यानी कि अवध भाग गए, यानी कि दूसरे राजा के क्षेत्र में चले गए। ठीक है, अवध कहाँ का क्षेत्र था पता है ना आप सभी को? यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता रखा है, ठीक है, इसलिए अब नहीं होगा तो कॉपी में लिख लीजिए। देखो अवध यानी कि सिराजुद्दौला, तो वो कहाँ पे चल गए थे? सिराजुद्दौला के पास चल गए थे। किस लिए? बचने के लिए। ठीक है, अब देखो इधर नेक्स्ट सिराजुद्दौला का समर्थन। देखो सिराजुद्दौला को उसको समर्थन मिल रहा था। ठीक है, तो देखो मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मदद मांगी है ना, अन्य एक राजा दूसरे राजा से मदद मांग रहे हैं, जो अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। सिराजुद्दौला ने मीर कासिम का समर्थन किया, बिल्कुल किया, करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि उसको भी डर था क्या जिसके क्षेत्र को लूट रहा है मेरे क्षेत्र को लूटा जाएगा। और इस प्रकार एक गठबंधन बना। गठबंधन मतलब इन लोगों ने मिल करके काम किया। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का भी समर्थन। देखो जो मुगल बादशाह के जो थे ना आलम द्वितीय, इसका भी समर्थन मिला। तो शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों के प्रभाव से चिंतित थे और इन्होंने इस गठबंधन में शामिल होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, यानी कि इन लोगों के साथ मिल करके उनके खिलाफ क्या लड़ा? लड़ाई लड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां। देखो कंपनी की आर्थिक नीतियां ने भारतीय व्यापारियों और किसानों पर भारी कर लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक नीतियां मतलब क्या? आर्थिक मतलब धन दौलत, यानी ये पैसा लूटना चाहते थे और लूटने के लिए क्या करते थे? किसानों पर क्या करते थे? भारी से भारी कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। ठीक है, जिससे असंतोष बढ़ा, गरीब लोगों, किसानों लोगों में असंतोष बढ़ा। फिर मीर कासिम ने इस नीतियों का विरोध किया और इसे लेकर संघर्ष भी बढ़ा। इसीलिए तो हुआ बक्सर का युद्ध, क्योंकि इन लोगों से सहा नहीं गया। इन लोग चाहते तो छोड़ भी सकते थे, लड़ाई नहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन रहा नहीं गया। अब जब बक्सर का युद्ध हो गया तो इसका क्या परिणाम पड़ा? तो क्या परिणाम पड़ा? भारत के राजा
का हार हो गया, जीत हो गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। वो लोग राजपाट चला रहे हैं बढ़िया से। दीवानी का अधिकार, प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य शक्ति, सब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। मुगल साम्राज्य की गिरावट, अवध की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता। देखो दीवानी अधिकार ये है बंगाल, इस पर अंग्रेज का क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब दीवानी अधिकार का मतलब क्या है, दीवानी का मतलब टैक्स लेने का मेरे पास अधिकार है। तो जब ये बंगाल पर कब्जा कर लिए ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब क्या ये किसी से पूछ करके कुछ करेंगे? नहीं, अब ये अपने से अब क्या करेंगे, सभी से टैक्स वसूलेंगे। अब इसके पास अधिकार हो गया, ये तो जीत गए, अब यहाँ के राजा कुछ इसको बोल भी नहीं सकते हैं। तो वही बोला गया कि अब इसके पास दीवानी अधिकार आ गया, मतलब ये टैक्स लेने का अधिकार आ गया इसके पास। दीवानी मतलब टैक्स को इकट्ठा करना। भारतीय शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंप दिया गया, यानी कि भारत के शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया गया कि चलो तुम आ गए यहाँ पे, अब तुम हमारे जो पहले हम गरीब जनताओं से टैक्स लेते थे, क्योंकि पहले राजा लेते थे, अब राजा को हटा दिया गया, अब वो टैक्स को कौन लेगा, अंग्रेज लेगा। अब ऐसा भारतीय शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब वहाँ के राजा तो हार गए थे, तो उसका जो शक्ति था, जो वो टैक्स लेते थे, वो कौन लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लेंगे। ठीक है, इससे कंपनी को राजस्व का बड़ा स्रोत मिला। राजस्व मतलब वही टैक्स, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गया, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि वो लूट रहे हैं। जो पहले राजा लूटते थे, अब ये लूट रहे हैं, और ये बहुत घिनौना तरीका से लूट रहे हैं। जहाँ 2 रुपये लूटना चाहिए था वहाँ 10 रुपये लूट रहे हैं। पहले राजा वहाँ 2 रुपये लूटते होंगे, तब ये 10 रुपये लूट रहे हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रशासनिक नियंत्रण, अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो धीरे धीरे गुलाम बनाते जा रहा है, अब वो अपना नियम कानून भी बनाने लगे। सोच लो, कंपनी ने बंगाल में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू किए, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम सुधार कुछ करेंगे, सोच लो, जिससे उनका क्षेत्रीय नियंत्रण और सुदृढ़ हुआ, यानी कि वो और भी नियंत्रण अपना करते जा रहा है, कब्जा करते जा रहा है। उन्होंने मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया। अब जरा सोचिए कि पहले तो बंगाल का नवाब जो मीर जाफर था, उसको हरा करके पहले वहाँ तो लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये ने ना मीर जाफर को वहाँ का नवाब क्यों बनाया? नवाब इसलिए बनाया ताकि जनता लोग भी हमारे ऊपर ना लड़े। वो लोग भी, जनता लोग सोचेंगे कि चलो मेरे राजा को फिर से नवाब बना दिए। लेकिन राजा को जो बोलते थे वो सुनना पड़ता था। जो एक कठपुतली नवाब था, यानी नवाब तो भले बना दिया गया था, लेकिन कठपुतली नवाब था, यानी जैसे बोलते तो वैसे करना पड़ता था इसको, यानी उसके अंडर में रह करके करना पड़ता था। कंपनी के निर्देशों पर काम करता था ये, सोचिए, क्योंकि डर था, और डर भी नहीं तो ये हार चुके थे, क्या करते। सैन्य शक्ति, बक्सर की विजय ने, जब बक्सर का विजय हुआ, यानी कि अंग्रेजों का विजय हुआ ना, तो कंपनी की सैन्य शक्ति का प्रमाणित किया। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो इन्होंने अपना सैन्य शक्ति का प्रमाणित किया कि अंग्रेजों से कोई टकराएगा नहीं, हम इन राजाओं को हरा दिए तो और भी राजाओं को हराएंगे। तो बाकी के जो राजा थे ना वो डर गए। इससे अन्य भारतीय रियासतों को भी संदेश देना चाहते थे कि अंग्रेज से टकराना कठिन है, जिससे ब्रिटिश सैन्य प्रभाव और प्रबुद्ध बढ़ा। यानी कि ये अपना सैन्य की पावर दिखाते थे कि इन लोगों को हरा दिए हम, और किसी को हरा सकते हैं, इसलिए किसी को भी अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ना बेवकूफ़ी होगा। मुगल साम्राज्य की गिरावट, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की शरण में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये जीत नहीं पाए। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति में भारी कमी आया। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी चल गई, उसका शक्ति भी खत्म हो गया, क्योंकि सारे लूटपाट कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं आकर के। और वे मात्र नाम मात्र के सम्राट रह गए, बस खाली नाम के सम्राट इसको बनाया गया। बाकी ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं वैसे ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अवध की स्थिति। नवाब सिराजुद्दौला जो अवध के थे, ठीक है, को अंग्रेजों के साथ संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। ये अंग्रेजों के साथ संधि करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के डर से इसको करना पड़ता था। उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ा। किसको? सिराजुद्दौला को। अंग्रेज लोग अब मजा लुट रहे कि उस टाइम तुम बहुत मांग रहा था, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा, और अपनी सेना को अंग्रेजों की सेवा में रखना पड़ा। देखो, जो सेना किसका सेवा करती थी? कुछ दिन पहले वहाँ के राजा की सेवा करते थे, अब वो सेना किसका सेवा कर रहे हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि अंग्रेजों का सेवा कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनका सेना को भी छीन लिया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक वहाँ पे जैसे तैसे छितर बितर गया। ठीक है, यानी जो पहले चलता था बढ़िया से, वो सारा खत्म हो गया। भारतीय रियासतों, यानी कि जो बड़े बड़े वहाँ के और भी राजा थे वो भी डरे हुए थे। ठीक है, भारतीय रियासतों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। स्थानीय शासक अंग्रेजों की सत्ता और शक्ति से भयभीत थे, यानी कि और भी जो वहाँ पे शासक थे, राजा थे अगल बगल का, वो इनके सत्ता और शक्ति से डर थे कि वो लोगों ने हार गया तो हो सकता है कल होकर के हमारे ऊपर भी कब्जा करेगा, तो और भी राजा भयभीत थे। उनमें से
कई ने अंग्रेजों के साथ संधियां करके अपने राज्यों को बचाने की कोशिश की और बहुत सारे डर से जो शासक थे वो अंग्रेजों के साथ चले गए हैं संधियां करने के लिए। बैठक में भी जो भी बात विचार हुआ संधि में संधियां कर लिया, ताकि अगर हम संधि नहीं करेंगे तो अंग्रेजों का नज़र हमारे ऊपर आएगा, फिर कल वो हमारे क्षेत्र को लूटेगा। इसलिए डर से उनके संधि में चले जाते थे और जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे इन लोगों को सुनना पड़ता था। निष्कर्ष, बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान किया। क्योंकि ये जो बक्सर का युद्ध हुआ ना, इसके वजह से वास्तव में ये लूटना यहीं से कदम रखे भारत को और पूरा खखोल दिए। भारत में उनके राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी, यहीं से उनका नींव रखा। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनका नींव, जो प्रथम नींव यहाँ पड़ा वो यहीं से पड़ा है, उनका कदम पहला यहीं से पड़ा है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए। दूसरा है प्लासी के युद्ध के कारण, परिणामों एवं महत्व का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से ना आप वीडियो को एक बार बस देखोगे ना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट क्वेश्चन बताया जाएगा कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या था, प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या रहा और प्लासी के युद्ध का महत्व का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन प्लासी युद्ध के कारण, परिणाम, महत्व का वर्णन करें अगर ऐसा देता है तो आपको आंसर बहुत ही आसान तरीका से बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिक को देखते हैं दोस्तों कि प्लासी का युद्ध का कारण, परिणाम और महत्व क्या है, इसका ट्रिक क्या है। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा बात है कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बंगाल है। ठीक है, तो बंगाल है ना, जो इसमें हमारे कौन थे, सिराजुद्दौला थे। यहाँ का जो नवाब थे, यहाँ का जो मालिक थे वो कौन थे, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, और यहीं पर एक और व्यक्ति हैं जो इसका नाम है मीर जाफर। ये जो मीर जाफर थे ना वो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे। ठीक है, क्योंकि सिराजू जो दौला थे ना, ये बंगाल के नवाब थे, तो इसको देख करके मीर जाफर को जलन होता था कि मीर जाफर सोचते थे कि हम यहाँ का नवाब क्यों नहीं बन पाए। ये तो हमारा बंगाल की बात है। ठीक है, अब बाहर से आते हैं कौन, हमारे यहाँ पे देश में अंग्रेज आते हैं। ठीक है, अब अंग्रेज किस लिए आते हैं, यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि जो बंगाल है ना, यहाँ पे उपजाऊ खेती बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो वो चाहते थे अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर के कि यहाँ पर हम क्यों ना फायदा अधिक कमाएं, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर आना चाहते थे। अब यहाँ पर कब्जा करने के लिए उन्होंने सोचा कि कौन सा नीति, कौन सा प्लान यहाँ पे बनाए ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। तो इन्होंने ये सोचा कि जो सिराजुद्दौला यहाँ पे जो राज पर चला रहा है, इसके दुश्मनों को, जो सिराजुद्दौला के दुश्मन है उसको हम अपने ओर खींच लेते हैं। तो सबसे पहला काम अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो दुश्मन लोग थे ना उसको अपने ओर खींचने का काम किया। उसके बाद अंग्रेज ने इस मीर जाफर को अपने ओर खींचने का काम किया, क्योंकि मीर जाफर सिराजुद्दौला के दुश्मन थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि मीर जाफर के पास गए अंग्रेज और मीर जाफर से मिले और मीर जाफर को बोले कि अगर आप हमें साथ दोगे तो हम क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा देंगे और बंगाल का नवाब हम आपको आने के मीर जाफर को बना देंगे। तो मीर जाफर ऑलरेडी पहले से भी यही चाहते थे, तो मीर जाफर भी अंग्रेजों को साथ देने लगे और जो सिराजुद्दौला के जितने सारे दुश्मन थे वो भी अंग्रेजों को साथ देने लगे। ठीक है, इस प्रकार से सिराजुद्दौला के पास जो सैनिक था वो भी इनको अच्छे रूप से साथ नहीं दे पाते थे। ठीक है, वो भी कमजोर पड़ जाते थे और धीरे धीरे इस प्रकार से इनका हार हो जाता है और यहाँ पे अंग्रेज स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे हमारे देश को एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर बांध लिया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा कहानी है। तो प्लासी का युद्ध हम लोग देखेंगे, पहले इसका अर्थ देखेंगे। 23 जून 1757 को प्लासी शहर में हुआ था ये। ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा था। बंगाल के प्लासी शहर था, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। इसके कारण देखेंगे। ठीक है, ये सभी कारण है इसका, वो भी हम लोग नीचे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका परिणाम देखेंगे और फिर इसका क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। एक करके सारा पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, प्लासी युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व का वर्णन करें। सबसे पहले आते हैं इसका भूमिका की ओर। तो देखिए, प्लासी की जो लड़ाई वो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच बंगाल के प्लासी शहर के पास लड़ी गई थी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, अंग्रेजों के बीच और किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला कौन थे, तो बंगाल के नवाब थे। यही दोनों के बीच प्लासी के शहर में लड़ाई किया था, इसलिए इसका नाम प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, भारतीय इतिहास में इस युद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना स्थान स्थापित करने में सफल हो सके और यही युद्ध में जो अंग्रेजों का जीत हुआ ना, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना शासन व्यवस्था, अपना राजपाट भारत में धीरे धीरे रखने लगे और भारत को गुलाम बनाने लगे। ठीक है, आगे देखिए, ये सब हम लोग भूमिका में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अंग्रेजों का बंगाल पर शुरुआत से ही नजर था। अंग्रेजों को बंगाल पर शुरुआत से ही नजर था, क्योंकि बंगाल की भूमि काफी उपजाऊ थी और अंग्रेज वहां अधिक धन कमाना चाहते थे। ये सब मैंने बेसिक में ही बता दिया ऊपर, और वही सब चीजों से आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सिराजुद्दौला के सभी दुश्मनों को अपने पक्ष में मिला लिया। यही पॉइंट मैंने ऊपर भी बताया कि अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए सबसे पहले इन्होंने ये सोचा कि सिराजुद्दौला के दुश्मन कौन कौन है उसको पहले अपने पक्ष में किया जाए, और उन सभी को अपने पक्ष में किया गया। नेक्स्ट क्या कि साथ ही अंग्रेजों ने बंगाल के मीर जाफर को, किसको दोस्तों, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसे कहा, ठीक है, उसे क्या किया, कहा अगर आप मुझे साथ दोगे तो मैं आपको बंगाल का नवाब बनाऊंगा। अंग्रेज ने किसको ये बात बोले, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बोले, जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे। इनको बोले मीर जाफर को कि अगर आप हमें साथ दोगे तो हम सिराजुद्दौला को हटा देंगे और आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर क्यों ना अंग्रेजों को साथ देगा, बिल्कुल अंग्रेजों को साथ देगा ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लासी युद्ध के कारण। तो प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का प्लान, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, अंग्रेज और नवाबों सिराजुद्दौला में तनाव, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, बाजार व कलकत्ता पर अधिकार, काल कोठरी की घटना। अब ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का प्लान, यानी सिराजुद्दौला जो थे बंगाल का नवाब, इसके प्रति अंग्रेजों ने क्या अलग अलग प्लान बना रहे थे कि पहले उसको दुश्मनों को अपनी ओर करते हैं, फिर मीर जाफर को अपनी ओर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के विरुद्ध में अंग्रेजों ने तरह तरह का क्या बना रहे थे, प्लान बना रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र मतलब प्लान रचा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज नवाब को अपने हाथों में कठपुतली बनाना चाहते थे। मतलब अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हम अपने हाथों की कठपुतली बना लें। ठीक है, कठपुतली बना लें, यानी कि जैसे हम बोलेंगे वैसे वो चलेंगे। ठीक है, इसके लिए अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसको अपनी ओर मिला लिया, है ना। तो वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा दें, अंग्रेज चाहते थे सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा दें और मीर जाफर को लालच दें कि आपको हम यहाँ का नवाब बनाएंगे और आप मुझे क्या करो, साथ दो। इसी पॉइंट में है कि अंग्रेजों ने बड़े बड़े अमीर लोगों को और सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे वो सभी को अपनी ओर मिला लिया, जिसके कारण इनके सेना भी इसे साथ नहीं देने लगे। जो सिराजुद्दौला के सेना भी थे, जब इनके सेना लोग देखने लगे कि सभी अमीर लोग सब एक तरफ हो गए हैं, तो इनके सेना लोग भी अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाते थे, सिराजुद्दौला को अच्छे तरीके से साथ नहीं दे पाते थे। ठीक है, अब देखते हैं व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। यानी देखिए व्यापार होता था तभी ना फिर जो हमारे यहाँ सिराजुद्दौला थे उसको अच्छा सा पैसा इनकम आता था, उसी से वो राजपाट चलाते थे, है ना। अभी हमारे देश में व्यापार हो रहा है तभी तो हमारे प्रधानमंत्री अच्छे से कार्य कर रहे हैं ना। अब हमारे व्यापार को ही रोक दिया जाएगा तो क्या हमारे टैक्स जो हमारा पैसा होता है वो सरकार के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो सिराजुद्दौला को एक समस्या और आ गया, क्या आ गया कि जो बंगाल में व्यापार होता था ना, उस व्यापार सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे। जो अंग्रेज लोग हैं वो व्यापारी लोगों को जो सुविधाएं होती थी जिससे वो अच्छे से व्यापार कर सकते थे उसका दुरुपयोग करने लगे, उसको रोकने लगे, है ना। तो अंग्रेजों ने मुगल सम्राट द्वारा दी गई व्यापारियों सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापारियों को जो सुविधाएं मिला हुआ था उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचा, जिससे नवाब को पैसा की कमी होने लगा। आर्थिक कमी मतलब क्या, पैसों की क्या होने लगा, कमी होने लगा। फिर उसको शासन पाठ चलाने में भी क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव। अब देखो अंग्रेजों में और किसमें, नवाब जो वहाँ के कौन थे, सिराजुद्दौला, ये दोनों में क्या होने लगे, तनाव उत्पन्न होने लगा। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संबंधों में तनाव चल रहा था, पहले से भी चल रहा था। इसके कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख थे क्या जी, बंगाल का नवाब बनने पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कोई उपहार नहीं भेजा था। यानी कि देखिए इन दोनों के बीच में तनाव क्या हुआ, यानी कि जो सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बने हुए थे, ठीक है, सिराजुद्दौला जो कहाँ के नवाब बने हुए थे, जो यहाँ बंगाल के नवाब बने हुए थे ना, तो अंग्रेजों की ओर से इसे कोई भी उपहार नहीं दिया गया कि हाँ चलो बंगाल के सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बने हुए हैं, कोई भी इसे उपहार नहीं दिया गया। बल्कि इसके जगह में क्या किया गया वो देखिए, अंग्रेज नवाब के विरोधियों को सहायता और शरण देते थे। मतलब सिराजुद्दौला को कोई हेल्प नहीं करते थे अंग्रेज उनको हेल्प करते थे जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे। ठीक है, नवाब ने अंग्रेजों के व्यापार पर काफी कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। देखो नवाब ने अंग्रेजों के व्यापार पर काफी कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब यहाँ पे देखिए
अब सिराजुद्दौला भी कहाँ चुप रहने वाले हैं, जो नवाब थे यानी कौन, सिराजुद्दौला, वो भी अंग्रेजों के व्यापार पर काफी कठोर प्रतिबंध लगा दिया। यानी इनका कहना था कि अगर हम व्यापार नहीं कर रहे तो आप भी व्यापार नहीं करोगे, आपको भी व्यापार करने नहीं देंगे। तो नवाब भी क्या किए पता है, नवाब भी जो अंग्रेज लोग यहाँ क्या करते थे, व्यापार करते थे ना, उस पर भी कठोर प्रतिबंध लगा दिए। अब अंग्रेजों का हवा निकलने लगा, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। अब अंग्रेज लोग यहाँ पे किलेबंदी भी करने लगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सो इसी समय क्या होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कलकत्ते तथा और भी जो बाजार था उस पर किलेबंदी प्रारंभ कर दिया। मतलब बंगाल में आकर के सब मजे ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, अंग्रेज भी उस टाइम आ गए थे और उस टाइम फ्रांसीसी भी आ गए थे। ठीक है, और वो दोनों क्या करते थे, कलकत्ता में और बाजार में जो अच्छे अच्छे बाजार होते थे, ठीक है, उसमें क्या करने लगे, किलेबंदी प्रारंभ कर दिया, यानी किला लगाने लगा, यानी कि वो चिन्हा देने लगे, ठीक है, कि ये हमारा एरिया है। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्रांसीसी तो नवाब के आदेश को मान गए, ये जो फ्रांसीसी लोग भी थे और अंग्रेज लोग भी थे, लेकिन फ्रांसीसी लोग क्या हो गए, मान गए इसके आदेश को। ठीक है, कि वहाँ का जो सिराजुद्दौला ऐसा बोल रहे हैं तो हम इस पर कब्जा नहीं करेंगे। परंतु अंग्रेजों ने इसकी परवाह ना करते हुए किलेबंदी जारी रखा। अंग्रेज लोग किलाबंदी करते जा रहे हैं, जिससे नवाब नाराज हो गया। मतलब वहाँ के जो सिराजुद्दौला थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। पांचवा देखिए, बाजार व कलकत्ता पर अधिकार। अब वो जो बाजार और कलकत्ता पर क्या करते थे अंग्रेज लोग, जो उसको किलेबंदी कर रहे थे ना, अब इस पर क्या हुआ, अधिकार आया। अब क्या है वो देखिए, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी से क्रुद्ध होकर नवाब ने कासिम बाजार और कलकत्ते में अपनी सेना भेजकर विजय प्राप्त की। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जो बाजार पर और कलकत्ता पर जो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, किलेबंदी लगा रहे थे, उस पर क्या किए देखिए नवाब जो सिराजुद्दौला थे ना, वो ये जो बाजार है ना, ये कहाँ, कौन सा बाजार है, कासिम बाजार। ठीक है, तो आप कासिम बाजार लिख भी सकते हैं तो डायरेक्टली बाजार लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो सिराजुद्दौला थे ना, वो बाजार व कलकत्ते में अपनी सेना भेज दिए, कि जो वहाँ पे अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे किलेबंदी कर रहे थे ना, वहाँ पे क्या किया, नवाब जो थे सिराजुद्दौला, वो वहाँ पे अपना सेना भेज दिए कि जाओ तुम लोग लड़ो और वहाँ पे अंग्रेजों को खत्म कर दो। अनेक अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया गया था, और वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे ना, उसको बंदी भी कर लिया गया। तो सोचो इनके अंदर कितना हौसला था, अपने सेना को भी वहाँ पे भेज दिए, और अंग्रेज जो वहाँ पे किलेबंदी कर रहे थे उन उसके अंग्रेजों के व्यक्तियों के, उनके आदमियों को बंदी भी बना लिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए काल कोठरी की घटना। अब ये काल कोठरी की घटना क्या होता है देखिए, नवाब जो कौन थे, सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया, अनेक अंग्रेजों को एक तंग कोठरी में बंद कर दिए, एक कोठरी में बंद कर दिए। ठीक है, अब उसका फलतः रीजन क्या होता है देखिए, अनेक अंग्रेजों की मृत्यु भी हो गया। अब काल कोठरी में बंद कर दिया गया तो बहुत सारे अंग्रेजों का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, अंग्रेज लोग मारे गए। अब अंग्रेज लोग को और गुस्सा चढ़ने लगा। ठीक है, यह घटना इतिहास में काल कोठरी यानी कि ब्लैक हॉल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और अंग्रेज को मार दिया गया था। सोचिए क्या सिराजुद्दौला के पास उस टाइम पावर रहा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं प्लासी युद्ध के परिणाम। तो इसके निम्नलिखित परिणाम है। परिणाम मतलब जब युद्ध हो गया इसके बाद क्या क्या इसका रिजल्ट आया सामने। ठीक है, तो युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ। अब देखिए ये जो युद्ध चल रहा था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में, तो सिराजुद्दौला फाइनल में हार ही जाते हैं और अंग्रेजों का विजय हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, भारत में अंग्रेजी सत्ता का उदय हो जाता है। उसके बाद भारत में अंग्रेज अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दिए हैं। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। अब सिराजुद्दौला को हटा दिया गया और मीर जाफर को, जो उसके दुश्मन थे, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गया। उस टाइम भारत में आए थे कब्जा करने के लिए कौन, फ्रांसीसी भी आए थे। फ्रांसीसी डर से वैसे भी चले गए घूम के। देखिए क्लाइव को मतलब वही जो अंग्रेज लोग आए थे ना, उसी को वही थे कि कौन, क्लाइव। ठीक है, तो क्लाइव को मीर जाफर से 30,000 पाउंड वार्षिक आय की जागीर प्राप्त हुआ। अब मीर जाफर को अंग्रेज यहाँ के नवाब क्यों बनाए थे, क्योंकि मीर जाफर क्या करते थे पता है, अंग्रेज को पैसा देते थे, कितना, 30,000 पाउंड वार्षिक आय। समझ रहे, एक वर्ष में 30,000 पाउंड देते थे। अंग्रेज लोग को फायदा हो रहा है ना, तभी तो मीर जाफर को बनाया गया यहाँ का नवाब और सिराजुद्दौला को हटाया गया। अंग्रेजों के लिए भारत में राज्य स्थापित करने का मार्ग खुल गया। अब अंग्रेज लोग आराम से अपना यहाँ पे राज्य को क्या कर सकते थे, स्थापित कर सकते थे, मजे लूट सकते थे, क्योंकि उसका रास्ता अब खुल चुका था। जो ये युद्ध है ना, तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो किसके द्वारा था, अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था। तो इस युद्ध में ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज थे, ठीक है, के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका तो जीत हुआ ही हुआ, प्लस में अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला की सेना को पराजित कर दिया, यानी कि सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसको खत्म कर दिए।
क्योंकि ये हार भी गए थे। इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ने लगा और नियंत्रण बढ़ गया और अंग्रेज अपना नियंत्रण शासन पाठ चलाने लगे। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त किया। देखिए जो अंग्रेज लोग थे वो यहाँ पे आए, आर्थिक रूप से भी शक्ति प्राप्त किया और राजनीतिक रूप से भी। आर्थिक रूप से मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा भी कमाया, धन दौलत, बहुत सारा धन कमाया, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा से भरा हुआ हमारा देश था। और राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त की, मतलब तरह तरह का नियम कानून भी बनाते गए और भारतवासियों को अपने पिंजरे के अंदर बंद करते गए। ठीक है, अब देखते हैं प्लासी युद्ध का महत्व क्या है। तो प्लासी युद्ध में महत्व सिर्फ अंग्रेजों का ही हुआ, भारतीयों का क्या इसमें महत्व होगा, है ना। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नवीन रखी और उनके प्रभाव का विस्तार हुआ, यानी कि इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य अपना कदम रखें, ठीक है, नींव, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य क्या रखें, अपना नींव रखें और उनका प्रभाव का विस्तार हुआ, यानी कि उसका शक्ति का यहाँ पे विस्तार हुआ। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत के हर एक राज्यों में, हर एक जगह में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, मतलब अपना कदम रखना शुरू कर दिए, ठीक है, जिससे उनका प्रभुत्व बढ़ता गया, ठीक है, जिससे उनका क्या हुआ, प्रभुत्व बढ़ता गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय संसाधनों और संपत्तियों का दोहन शुरू कर दिया। अब जब अंग्रेज लोग भारत में अब कदम रख दिए तो भारत में जितने सारा संसाधन भरा हुआ था, यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे चीज थे, जो फायदा लेने लायक था, अंग्रेजों ने फायदा लिए और यहाँ का जो संपत्ति था, ये सब चीजों का दोहन किए, मतलब गलत तरीका से प्रयोग किए, बस अपना फायदा को देखें, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया था, ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष, प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो प्लासी का युद्ध हुआ रहता, ना अंग्रेज यहाँ पे आए हुए रहते, ठीक है, जिसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है आंग्ल अवध संबंधों पर संक्षिप्त निबंध लिखें। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही ट्रिक आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो यूं ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। देखिए हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो परीक्षा में आएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आ सकता है, जो इस बार आने की चांसेस नहीं है, उस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बस उसी को आपको देखते जाना है। हमारा क्वेश्चन है कि आंग्ल अवध संबंधों पर संक्षिप्त निबंध लिखे। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहले ट्रिक क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग आंग्ल अवध संबंध देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि आंग्ल क्या और अवध क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पूरी क्षेत्र को अवध कहा जाता है, ठीक है। पहले के समय में इसको अवध कहा जाता था और अभी के समय में हम लोग इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। यानी जिसको अभी के समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के समय में इसी उत्तर प्रदेश को अवध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यही उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अवध के नाम से। उस समय अवध बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, मतलब यहाँ से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा था, यहाँ बहुत अच्छा फसल होता था, यानी अंग्रेजों के जो कंपनी में जो भी चीज़ का ज़रूरत था ना, वो सब यहाँ पर अवध से इनको मिल जाता था। और उस समय जो अवध का नवाब थे, नवाब मतलब उस समय जो यहाँ के राजपाट संभाल रहे थे उसी को नवाब कहा गया, यानी कि यहाँ के राजा समझो, ठीक है। तो उस समय यहाँ के जो नवाब थे, राजा थे, वो थे सुजाऊ दौला, ठीक है। तो उधर से अंग्रेज आते हैं और उनका निशाना होता है अवध पर, यानी उत्तर प्रदेश पर, ठीक है, कि यहाँ के हम खजाना को किस प्रकार से लूटें। तो उधर से अंग्रेज आकर के सबसे पहले वो यहाँ के नवाब, यहाँ के राजा सुजाऊ दौला से वो मित्र करते हैं, यानी मित्रता संबंध स्थापित करते हैं कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और इसी दोस्ती के कारण धीरे धीरे सुजाऊ दौला अंग्रेज से दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद समय बीतते जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ के जो राजा हैं जाऊ दौला, यानी कि जो यहाँ के नवाब हैं सुजाऊ दौला, उसको हटा देते हैं और अंग्रेज यहाँ पर अपना पूरी कब्जा कर लेते हैं। तो इसी को बारे में बताना है कि आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज और अवध का मतलब हो गया ये पूरा क्षेत्र। किस प्रकार से अंग्रेज और यहाँ अवध के बीच में संबंध होता है, यानी वो यहाँ किस प्रकार से घुसते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि वो किस प्रकार यहाँ पर आते हैं अपने मित्रता के भावना से दोस्ती करने के लिए, और किस प्रकार से यहाँ पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ के जो नवाब होते हैं सुजाऊ दौला, इस पर कब्जा करते हैं। उसके बाद और भी यहाँ के जो दूसरे राजा आते हैं नवाब, उसके बाद जो नवाब आते हैं, उसके बाद नवाब आते हैं, सब पर अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करते चल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरी आप समझ गए दोस्तों, तो आपको पूरी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो
सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रस्तावना। ये 18वीं से 19वीं शताब्दी का बात है, ठीक है, 18वीं से 19वीं शताब्दी का बात है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेज को ही आंग्ल कहा गया, ध्यान देंगे, ठीक है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका ये वो कंपनी था, और यही कंपनी के फायदा के लिए, ताकि हमारा कंपनी अधिक से अधिक फायदा कमाए, इसी के लिए वो उत्तर प्रदेश मानी कि अवध में आए थे, है ना। तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिए, और भारत के कौन सा क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में। इसी समय अवध एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, और उस समय जो अवध था ना बहुत ही समृद्ध, मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ बढ़िया था, फसल अच्छा होता था, लोग किसान जो खेती करते थे बहुत अच्छा होता था, यानी जो अंग्रेजों को जो चीज़ चाहिए था ना वो यहाँ पर बहुत अच्छे मात्रा में उनको मिल जाता था, और उस समय ये शक्तिशाली भी था, मतलब अंग्रेजों को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होता अवध से, जिसको अभी के समय में हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज और अवध के बीच जो बने संबंध है ना उसी को आंग्ल अवध संबंध कहा जाता है। अंग्रेज उधर से आए और अवध के जो नवाब थे, ठीक है, उस पर क्या करने लगे, दोस्ती करने लगे उससे, ठीक है, उनके बीच संबंध होने लगा, इसी संबंध को कहते हैं आंग्ल अवध संबंध। शुरुआत में दोनों के संबंध मित्रतापूर्ण थे, मतलब शुरुआत में जब अंग्रेज यहाँ पर आए ना अवध में, तो यहाँ के जो सुजाउद्दौला थे इससे संबंध जो किए वो बिल्कुल मित्रतापूर्ण था, दोनों का दोस्ती अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे चल करके आगे क्या करने लगे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपने लाभ की नीति अपना करके अपने फायदा के लिए अवध पर पूरा नियंत्रण कर लिया, अवध पर पूरा नियंत्रण कर लिया, और यहाँ के राजा को हटा दिया, यानी कि यहाँ के जो नवाब थे ना सुजाउद्दौला उसको हटा दिए। और अंततः 1856 में जो अवध है ना उसका विलय कर दिया गया। विलय मतलब अवध खत्म हो गया और अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जा में कर लिया, इसी को बोला जाता है कि अवध का विलय हो गया। यानी जब धीरे धीरे दोस्ती के बहाना अंग्रेज यहाँ पर अपना कदम रखते हैं और सुजाउद्दौला को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये जो पूरी अवध क्षेत्र है ना उसको अंग्रेज अपने कब्जा में कर लेता है, यानी अवध का विलय हो जाता है। अब देखते हैं आंग्ल अवध संबंध कि किस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे अवध आते हैं, यहाँ के नवाब से दोस्ती करते हैं, यहाँ से फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर अपना कब्जा करना शुरू करते हैं। चलो हेडिंग डालना है कि आंग्ल अवध संबंध, ठीक है। सबसे पहले बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता, डेट अगर याद रहता है तो ठीक है दोस्तों एग्जाम में, नहीं तो अगर डेट एग्जाम में याद नहीं होता तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। 1764 की बात है, जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय अंग्रेज और अवध के जो नवाब होते हैं और यहाँ के जो राजा होते हैं सुजाउद्दौला, इसके बीच क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। अब अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो यहाँ के जो नवाब है अवध के नवाब वो डरने लगते हैं, तो अंग्रेज से दोस्ती करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अवध की स्थिति कमज़ोर हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ पर युद्ध होता है ये दोनों के बीच, तो सुजाउद्दौला हार जाते हैं, तो सुजाउद्दौला अंग्रेज़ों के हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंग्रेज़ों से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, और ये कमज़ोर पड़ गया। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद में वो संधि होता है 1765 में, ठीक है। 1765 में अंग्रेज और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, इसके बीच इलाहाबाद में एक संधि होता है, संधि मतलब एक बैठक होता है, ठीक है। और इस बैठक में कुछ बातें किया जाता है, क्या बातें किया जाता है कि सुजाउद्दौला का अवध आपस मिल जाएगा, यानी कि जो युद्ध में अंग्रेजों ने अवध को ले लिया था ना, जीत लिया था ना, तो ये बात अच्छा हुआ, ये बात अवध के लिए सुजाउद्दौला के लिए अच्छा कहा गया, ठीक है, कि अंग्रेजों ने खुद ही कहा कि जो आप देखो इसके पहले युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच में, तो अंग्रेज ने युद्ध को जीत लिया था, तो अवध पर अपना कब्जा कर लिया था। तो इस संधि में अंग्रेजों ने ये कहा कि चलो ठीक है, जो हम तुम्हारे जो अवध को जीत लिए उसको तुमको हम क्या कर देते हैं, वापस अवध को दे देते हैं। तो सुजाउद्दौला को वापस जो अवध हार गए थे युद्ध में, वो अवध सुजाउद्दौला को मिल जाते हैं। आखिर अंग्रेज इस अवध क्षेत्र को जीत करके फिर वापस क्यों दे देते हैं? ऐसा दे देते हैं इसलिए ताकि यहाँ के लोग मेहनत करते रहे और यहाँ से हम फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ के लोगों से अंग्रेजों को फायदा लेना था ना, इसीलिए। तो उस संधि में, उस बैठक में बात हुआ और उस बैठक में कहा गया कि सुजाउद्दौला को जो क्षेत्र हम जीत लिए थे अवध को, उसको हम वापस दे देंगे, लेकिन इसके लिए सुजाउद्दौला को कुछ मेरा बात मानना पड़ेगा। क्या? तो नवाब को अंग्रेजों को 50 लाख रुपये देने पड़ेंगे, यानी वहाँ के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना थोपा गया। अंग्रेजों का प्रभाव अवध में बढ़ गया और अंग्रेज अब क्या करने लगा, अपना दबदबा धीरे धीरे बढ़ाने लगा अवध पर। अवध जो था वो
अंग्रेजों का मित्र राज बन गया। अब धीरे धीरे अंग्रेज जैसे बोल रहे हैं, अवध के जो नवाब हैं शुजाउद्दौला वो वैसे वैसे ही करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंग्रेज अवध पर अपना कदम रखना शुरू कर दिए और ये दोनों के बीच मित्रता बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे अंग्रेज बोलते जा रहे थे वैसे अवध के नवाब करते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच मित्रता बढ़ते जा रहा था। इसको मित्रता नहीं कहेंगे, लेकिन करीबी दोनों आपस में बढ़ते जा रहे थे, ये समझो, ठीक है। इसी को बोला जा रहा है मित्रता। मतलब ये नहीं कि दोस्ती, यहाँ दोस्ती का मतलब लूटना था। उसके बाद होता है सहायक संधि। देखो 1801 में नवाब ने अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि किया। जो वहाँ के नवाब होते हैं ना, अवध के नवाब यानी वहाँ के राजा, वो अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं, फिर से एक बैठक करते हैं और इसमें कुछ बातें रखते हैं, कुछ शर्त रखा जाता है। नवाब अपनी सेना कम करेगा, ठीक है। अब इस बैठक में क्या हुआ सो देखो, नवाब जब अंग्रेजों के साथ बैठक करते हैं ना, तो इसमें ये कहा गया कि जो नवाब है ना, यानी अवध के जो नवाब हैं, राजा हैं, वो क्या करेगी, अपनी सेना को कम करेगी, ठीक है। इससे अंग्रेजों को डर था कि कहीं नवाब के पास अधिक से अधिक सेना ना हो जाए और वो हमको हरा ना दे। इसलिए अंग्रेजों ने पहले ही दिमाग लगा लिया और नवाब को ये बात कह दिया कि आपको पहले सेना अपना कम करना पड़ेगा। दूसरा, अंग्रेज सेना अवध में रहेगी और ये बात कहा गया कि जो अंग्रेजों का सेना है ना, वो हम वापस अपने क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, अपने देश में नहीं ले जाएंगे, बल्कि जो हमारे सेना है वो अवध में ही रहेगा, यानी हमारे सेना को रहने की जगह यहीं पर दो, ठीक है। सेना का खर्च नवाब देगा, यानी जो अंग्रेजों का जो सेना था ना, उनका भी खर्च यहाँ के नवाब को ही देने का बात किया गया। ज़रा सोचिए, ठीक है। अवध के राजा को ही खर्च देना पड़ता था अंग्रेजों के सेना के लिए, ज़रा सोचिए। आगे अवध ने अपना लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया और अवध का लगभग आधा जो क्षेत्र था ना, वो अंग्रेजों को दे दिया। इस संधि के बाद अवध की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गया। ये जो संधि हुआ ना, यही सबसे ज़्यादा अवध को कमज़ोर कर दिया। ये संधि में कुछ भी अवध के नवाब को यानी वहाँ के राजा को कुछ भी फायदा नहीं था। सब का सब ये संधि से, इस बैठक में जितना भी कुछ बात हुआ, सब का सब अंग्रेजों को ही फायदा हुआ। तो इस बैठक के कारण जो अवध का स्वतंत्रता था, वहाँ के जो लोगों की आज़ादी था, वो छीन गया, क्योंकि उसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। चलो आगे देखते हैं अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रकार का संधि होता है, यानी कि बैठक होती है, उस बैठक में अंग्रेजों को ही फायदा होता है, यहाँ के नवाब राजा को कोई फायदा नहीं होता है। अब धीरे धीरे अंग्रेज और अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि अपना दबदबा बनाते जा रहे हैं। अंग्रेजों को बढ़ता हस्तक्षेप मतलब बढ़ता कदम, हस्तक्षेप मतलब क्या, बढ़ता कदम। सहायक संधि, जब सहायक संधि के बाद जब ये संधि हुआ ना, सहायक संधि, इसमें तो सारा कुछ अंग्रेजों को ही फायदा हुआ। तो सहायक संधि के बाद अंग्रेज जो थे ना, वो नवाब के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। प्रशासन मतलब वहाँ के नियम कानून शासन व्यवस्था पर, वहाँ के पूरे व्यवस्था पर अपना शासन चलाने लगे कि नहीं, वहाँ के नवाब को अंग्रेज सिखाने लगे कि नहीं, ये काम ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ताकि उनको फुसला करके वहाँ पर हम कब्जा कर सकें। वे नवाब पर अच्छे शासन का दबाव डालते थे, यानी जो अंग्रेज थे ना, वो नवाब जो वहाँ के राजा थे ना, उसको ऊपर दबाव डालते थे कि तुम अच्छे शासन नहीं कर पा रहे हो, जनता को देखभाल नहीं कर पा रहे हो, जनता के लिए कुछ अच्छे काम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम हट जाओ, तुम्हारे बदले हम शासन कर देंगे, ऐसे वो फुसलाते थे, ठीक है। लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य उनको जनता के लिए भलाई करना नहीं था, ठीक है, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य जो अंग्रेजों का था, वो था अवध पर अधिकार करना, कि किसी प्रकार यहाँ के नवाब को हटा दें फुसला भाका करके और वहाँ पर हम अपना कब्जा कर लें। तो ये जो उनको सलाह देते थे ना कि ऐसे शासन करो, ऐसे नियम कानून बनाओ, वो अपने फ़ायदा के लिए करते थे अंग्रेज, ना कि यहाँ के जनता और यहाँ के राजा के फ़ायदा के लिए करते थे। आगे है अवध का विलय। अवध का विलय का मतलब हो गया अब पूरा पूरी अंग्रेजों का अवध पर कब्जा हो गया, यानी कि अवध को वो अपने अंदर ले लिए, अपने कब्जा में ले लिए, यानी अवध का विलय हो गया। विलय का मतलब हो गया अब जो अवध पर नवाब का, वहाँ के राजा का जो शासन था वो हट गया और उसके ऊपर अंग्रेज का क्या हो गया, शासन हो गया, यानी अवध पर ये कब्जा कर लिए, अपने अंदर अंग्रेज इसको मिला लिए, तो उसी को बोला जाता है विलय। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल ये कौन थे, गवर्नर जनरल भारत के थे, लेकिन ये अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेज ने ही यहाँ पर सब कुछ राजपाट चला रहे थे ना, तो ये थे। तो उन्होंने ही आरोप लगाया कि अवध में जो यहाँ के अवध के राजा है ना, नवाब, वो शासन व्यवस्था अच्छा से नहीं चला पा रहे, यानी कि कुशासन है। कुशासन का मतलब होता है शासन अच्छा नहीं चलाना। तो अंग्रेज ने ये आरोप लगाया अवध के नवाब पर
कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो। इसी के बहाने 1856 में अवध पर ये अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं और अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया, यानी अंग्रेज अपने शासन में अपने अंदर अवध को कर लेते हैं, अपने कब्जा में कर लेते हैं। उस समय के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया और उस समय के जो नवाब थे ना, वहाँ के राजा, उसको लात मार के हटा दिया जाता है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया कि जो अवध है, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र अवध है, धीरे धीरे फुसला करके अंग्रेजों ने यहाँ पर मित्रता करने के बहाने आए थे, यानी दोस्ती करने के बहाने आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और यहाँ के जो नवाब होते हैं उसको भी लात मार के हटा देते हैं। अब मतलब वो अपना कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज। अब जब वो अपना कब्जा कर लेते हैं तो देखते हैं आगे क्या कुछ होते हैं। क्या अंग्रेज यहाँ पर अपना फायदा के लिए ही तो आए थे, ये मित्रता दोस्ती करने के लिए नहीं आए थे, मदद करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो अपने फायदा के लिए ही आए थे। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखे, अवध को विलय करने का कारण। आखिर ये अवध को अपने अंदर क्यों मिलाएं, अवध को अपने कब्जा में क्यों किए? तो अवध को अपने कब्जा में करने का कारण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अवध को विलय करने का कारण बोलो या तो अवध पर कब्जा करने का कारण बोलो, बात एक ही पर था। उसका कब्जा करने का कारण क्या था? अंग्रेजों की अपना नीति, ताकि अंग्रेज अपना नीति चला सके, अवध की समृद्धि और उपजाऊ मिट्टी का फायदा उठा सके। चूंकि अवध जो क्षेत्र था बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी था, इस समृद्धि था, मतलब बहुत ही शक्तिशाली भी था, यहाँ पर हर कुछ मिलता था अंग्रेजों को, तो उसको फ़ायदा उठाने के लिए ये यहाँ पर आए थे। गंगा के मैदान इन्हें वहाँ उसी समय जो वहाँ पर जो अवध में गंगा के मैदान था ना, उस पर भी ये नियंत्रण करना चाहते थे। कुशासन का बहाना लगाते थे कि यहाँ के जो राजा है वो कुशासन, मतलब शासन को अच्छा से नहीं चला पा रहा है, ये भी इनके ऊपर बहाना लगाते थे, ठीक है, ताकि वो अपने अंदर कब्जा कर सके। अंग्रेज का भारत में अपना शासन मजबूत करना, यही सब अंग्रेजों का क्या था, कारण था यहाँ पर अवध को अपने कब्जा में करने का कारण, ताकि हमारा शासन हो, यहाँ का फ़ायदा उठा सकें, यहाँ पर नियंत्रण कर सकें, यहाँ के राजा को किसी बहाने हटा दें और पूरा भारत पर कब्जा कर लें। अब देखते हैं कि जब अवध को विलय कर दिया गया, यानी अंग्रेज अपने अंदर ले लेते हैं उसको, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? तो बिल्कुल परिणाम बुरा होगा। क्या भारतीयों के लिए कुछ भी अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जो भी कुछ अच्छा होगा वो अंग्रेजों के लिए ही अच्छा होगा। अवध की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, यानी अवध जो क्षेत्र था वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी का स्वतंत्रता छिन गया। उसके ऊपर अब कब्जा किसका होने लगा? अंग्रेजों का होने लगा। जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे वहाँ के किसान मजदूर करते थे, और जितना टैक्स अंग्रेज बोलते थे उतना मजदूरों को, किसानों को देना पड़ता था। नवाब का शासन खत्म हो गया। पहले जो वहाँ के राजा का शासन हुआ करता था तो उसको तो अंग्रेजों ने लात मार कर हटा दिया, तो वहाँ पर अब कब्जा किसका हो जाएगा? अंग्रेज का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, यानी नवाब का शासन खत्म हो गया। अंग्रेज का भारत पर पूरा नियंत्रण हो गया। किसानों पर अधिक कर लगा दिया गया। कर मतलब टैक्स, ठीक है, क्योंकि इनको क्या मतलब है किसान मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बस ये अपना फायदा देख रहे थे। किसानों पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दिए थे। जमींदारों की स्थिति कमजोर हो गई। उस समय जमींदार लोग क्या करते थे? गरीब गरीब किसानों को खेती देते थे, पैसे देते थे मदद में, ठीक है। उस समय किसान से थोड़ा सा बढ़ करके शक्तिशाली जमींदार लोग हुआ करते थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था, और ये कुछ लोगों को दे देते थे साझा के रूप में खेती करने के लिए, ठीक है। तो उस समय जमींदारों का जो बिजनेस था वो भी चौपट हो गया अंग्रेजों के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है जनता की आर्थिक कठिनाई बढ़ गई। आर्थिक मतलब पैसों की कठिनाई। जनता जो किसान थे उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गई, क्योंकि अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ता था, और खेती बाड़ी होता भी नहीं था और टैक्स देना पड़ता था। नवाब का दरबार और सांस्कृतिक संरक्षण समाप्त हो गया। देखो उस समय जब नवाब होता था ना, यानी अवध पर जब नवाब यानी कि राजा का शासन होता था, उस समय दरबार लगता था। दरबार में वहाँ के जो सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार से प्रोग्राम होता था, संगीत गाया जाता था, तो ये सब खत्म हो गया। अब ये सब जब खत्म हो गया तो वहाँ पे डांस करने वाले, संगीत गाने वाले, कविताएं गाने वाले, कविता लिखने वाले, कहानी सुनाने वाले, सब जितने भी कलाकार और साहित्यकार थे ना, सबको नुकसान हुआ, क्योंकि अब इनको कौन बुलाएगा वहाँ पर? कोई नहीं बुलाएगा। तो जितने कलाकार थे, साहित्यकार थे, साहित्यकार मतलब कहानी नाटक वगैरह जो लिखने का काम करते थे राजा के दरबार में, वो सबका नुकसान हुआ। सबका घर परिवार चलाना क्या हो गया? इन लोगों का मुश्किल हो गया, क्योंकि इनकम ही नहीं आ रहा था, पैसा ही नहीं आ रहा था इन लोगों के पास। आगे देखिए 1857 की क्रांति पर प्रभाव। अब देखिए इसी का प्रभाव, क्योंकि यहाँ के किसान लोग बहुत ज़्यादा बेबस परेशान हो गया। जब अंग्रेज अपना कब्जा करने लगे हैं तो यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा बेबस परेशान हो जाते हैं, और सभी लोग मिल करके अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर देते हैं, और इसी विद्रोह के कारण 1857 में क्रांति होता है। इसी के कारण अवध के विलय से
अवध का जब विलय हो गया, अंग्रेजों ने अवध पर अपना कब्जा कर लिया, तो यहाँ से सैनिक, किसान, जमींदार और आम जनता सब मिल करके अंग्रेजों से नाराज हो गए। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति में अवध सबसे खास बना, क्योंकि अवध के ही क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में भाग लिए हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दुख था अंग्रेजों से। यही कारण था कि 1857 की क्रांति में अवध सबसे खास बना, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग इस क्रांति में चढ़ बढ़ करके भाग लिए थे। अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष, ठीक है। आंग्ल अवध संबंध, आंग्ल मतलब अंग्रेज और अवध मतलब वहाँ के जो राजा नवाब थे, वो दोनों के बीच संबंध। संबंध मतलब ये किस तरह से वहाँ पर कब्जा किए। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस संबंधों से स्पष्ट होता है कि शुरुआत में अंग्रेज और अवध के संबंध मित्रता पर आधारित था। यानी शुरुआत में अंग्रेज का ये कहना था कि हम बिल्कुल आपसे मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। तो शुरुआत में अंग्रेज और अवध के बीच संबंध मित्रता का था, दोस्ती का था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ाते गया और अवध की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया गया, यानी अवध पर अपना ये कब्जा कर लिए। अंग्रेजों ने संधि किया, मतलब बहुत सारे बैठक भी किए और कूटनीति का उपयोग किए। कूटनीति का मतलब उस बैठक में सिर्फ अपना फायदा देखें और अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने सोचा कि हमारा साम्राज्य, हमारा शासन विस्तार हो, हम इनको कब्जा कर लें, ठीक है, हमारा शासन बड़ा से बड़ा हो जाए। अंततः में क्या होता है, 1856 में अवध का विलय हो जाता है, यानी अंग्रेज उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के जीवनी एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन ऐसे दे दे, या तो अंग्रेज सिख संबंध दे दे या अंग्रेज सिख युद्ध दे दे। अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए दोस्तों, रणजीत सिंह के बारे में या अंग्रेज सिख संबंध के बारे में या अंग्रेज सिख युद्ध के बारे में, तो आंसर आपको यही क्वेश्चन लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे और एग्जाम में यहाँ से एक पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे या ऐसे दे दे। बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और बस ट्रिक में आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन दे देता महाराजा रणजीत सिंह की जीवनी एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, या तो क्वेश्चन दे सकता है कि अंग्रेज सिख संबंध या तो अंग्रेज सिख युद्ध का वर्णन करें। आंसर आपको यही लिखना है, बस ये काम करना है। अगर मान लो कि महाराजा रणजीत सिंह की जीवनी एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, अगर रणजीत सिंह पर दे देगा तो पूरा का पूरा आंसर यही लिखना है। लेकिन मान लो कि रणजीत सिंह पर नहीं देता है, या तो दे देता अंग्रेज सिख संबंध पर या तो दे देता अंग्रेज सिख युद्ध पर, तो सिर्फ आपको एक पॉइंट हटा देना है, जो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की जो जीवनी लिखे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस यहाँ ये पॉइंट को हटा देना है, बाकी सारा सेम लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले इसका ट्रिक को देखते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या, ये जो बात है ना वो पंजाब की बात है, ठीक है, पंजाब की बात है। और उस समय पंजाब में जो शासक थे उनका नाम था रणजीत सिंह, ठीक है। यहाँ पर ये रणजीत सिंह क्या किए थे, पंजाब को बहुत ही मजबूत बना के रखे थे। और यहाँ पे जितने भी सारे सिख थे ना, जो सिख लोग थे ना, वो सभी को एक साथ मिला करके ये रखते थे, सभी को मजबूत बना करके रखे हुए थे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मजबूत, यानी पंजाब के जो शासक थे वो रणजीत सिंह थे। यहाँ पर सभी सिखों को एक साथ मजबूत तरीका से बांध के ये रखे हुए थे, ठीक है। उधर से आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज का नज़र पड़ता है पंजाब पर, ठीक है। तो ये अंग्रेज का नज़र पड़ता है पंजाब पर, तो अंग्रेज चाहते हैं कि हम पंजाब पर अपना क्या करें, कब्जा करें। लेकिन पंजाब के भी जो शासक है रणजीत सिंह, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत निकलते हैं, ठीक है। तो जब तक रणजीत सिंह पंजाब पर अपना राजा रहते हैं, यानी जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहते हैं, तब तक अंग्रेजों का हिम्मत नहीं होता है कि पंजाब में वो कदम रखें, ठीक है। तो अंग्रेजों को अंग्ल कहा गया है। और यहाँ पर जो ये पूरा पंजाब के रहने वाले जितने भी सारे सिख लोग हैं ना, उसी को सिख कहा गया। तो जो आपका क्वेश्चन है ना, अंग्रेज सिख संबंध और तो फिर अंग्रेज सिख युद्ध, तो वही है, अंग्रेज मतलब ये हो गया आपके ये अंग्रेज, और ये जो पंजाब में जितने भी सारे रहने वाले लोग थे उसी को क्या कहा गया, सिख कहा गया, ठीक है, क्योंकि पंजाब में सिख लोग थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है, ये मर जाते हैं, वैसे ही फिर अंग्रेज आकर के पंजाब में अपना क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, दबदबा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखना है कि जब तक रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए, लेकिन जैसे ही
रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाता है, वैसे ही अंग्रेज यहाँ पर क्या कर जाते हैं, घुस जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि अंग्रेज सिख संबंध का वर्णन करें, या तो दे सकता है कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो सिख युद्ध हुआ उसका वर्णन करें। तो बस आपको ध्यान इस बात का देना दोस्तों कि क्वेश्चन दे दे रंजीत सिंह पर, चाहे अंग्रेज के सिख संबंध पर दे दे, चाहे अंग्रेज के सिख युद्ध पर दे दे, आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, बस आपको मैंने एक पॉइंट भी हटाने के लिए बोला था, वो पॉइंट को हटा देना है अगर इस पर क्वेश्चन नहीं देता है तो। ठीक है, चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। तो महाराजा रंजीत सिंह, इसका पूरा नाम था महाराजा रंजीत सिंह, सिख साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। ये सिख साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और सभी सिखों को एक साथ मिला के रखते थे। इन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है क्योंकि पंजाब में ही ये शासक थे, पंजाब को ही चलाते थे और ये पंजाब को बहुत ही मजबूत कर रखे थे, इसलिए इसको शेर कहा जाता है पंजाब का। उन्होंने पंजाब के अलग अलग सिख मिसलों को, यानी कि जो जितने भी सारे सिख थे उसको सब एकजुट करके एक मजबूत राज्य बनाया। इन्होंने सभी सिखों को एक साथ इकट्ठा किया, मजबूत किया, और इस तरह से उन्होंने एक मजबूत अपना राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनके शासनकाल में, यानी कि जब तक रंजीत सिंह अपना वहाँ पर शासनकाल करता है, यानी वहाँ पर जब तक ये राज करते हैं, वहाँ के जब तक ये राजा रहते हैं, तब तक पंजाब की शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि में बहुत ही वृद्धि हुआ। तब तक पंजाब में बिल्कुल एक शक्तिशाली राज्य बन के रहा। यहाँ पर कोई भी दूसरा कब्जा करने के लिए सोचता था, यानी सुरक्षा बना रहा। किसके कारण? रंजीत सिंह के कारण। और यहाँ बहुत ज़्यादा समृद्धि हुआ, मतलब पंजाब का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसलिए भारतीय इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? रंजीत सिंह का, क्योंकि रंजीत सिंह के कारण ही पंजाब में इतना सारा बदलाव हुआ था। रंजीत सिंह के समय अंग्रेज और सिखों के बीच सामान्यतः मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। देखो, जब तक रंजीत सिंह पंजाब में रहे ना, तब तक अंग्रेजों का हिम्मत भी नहीं हुआ कि वो पंजाब में कदम रख सकते थे। बस वो रंजीत सिंह से दोस्ती ही सिर्फ कर पाए। वो जो दोस्ती के बहाने कोई भी क्षेत्रों में जो अंग्रेजों कदम रखते थे ना, वो यहाँ पर वो इनका कूटनीति नहीं चला। ठीक है, उनका कूटनीति ये नहीं चला। तो जब तक रंजीत सिंह रहे तब तक अंग्रेज और सिखों के बीच, सिखों मतलब पूरे पंजाब के में जो सिख लोग थे, ठीक है, उन सभी के बीच सिर्फ दोस्ती का ही संबंध चला, मैत्रीपूर्ण संबंध ही चला। लेकिन जैसे ही उनका मृत्यु हो जाता है, उसके बाद सिख साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गया। अव्यवस्था मतलब क्या? अशांति, शांति रहा ही नहीं। ठीक है, शांति नहीं रहा, फिर उथल पुथल होने लगा और पंजाब पर अंग्रेज लोग कब्जा करने लगे। अगर आपको साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, इस तरह से पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही लिखना आपको। ठीक है, सीधा सीधा लिख देना, मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अंग्रेजों का क्या होने लगा? कब्जा होने लगा। आगे देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी। यही मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर रंजीत सिंह की जीवनी और उपलब्धियों पर क्वेश्चन नहीं देता है, ये देता ही नहीं है, मान लो आंग्ल सिख संबंध पर दे दे या अंग्रेजों के सिख युद्ध पर दे दे, तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी के बारे में, तो ये जीवनी आपको नहीं लिखना है। बाकी के आगे सारा पॉइंट सेम रखना, रंजीत सिंह की प्रमुख उपलब्धियाँ, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस अगर उनके जीवनी पर नहीं देता था, यानी रंजीत सिंह के बारे में क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको नहीं लिखना है। बाकी ये सब पॉइंट्स को लिखना है आपको। ठीक है, चलो महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी देखते हैं। तो रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुंजरावाला में हुआ था। गुंजरावाला कहाँ पर है? जो कि अभी के टाइम हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। उनके पिता का नाम महान सिंह था। उनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? महान सिंह था, जो सुकरकिया के मिसल के प्रमुख थे। ठीक है, या तो अगर आप इतना नहीं लिख पाएंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे उनके पिता का नाम क्या था? वो एक महान सिंह थे। अगर आप इधर नहीं लिख पाएंगे सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे लिखेंगे उनके पिता का नाम क्या था? महान सिंह था। ठीक है, क्योंकि उनके पिता महान थे। आगे बचपन में चेचक होने के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, फिर भी वे बहादुर और कुशल योद्धा बने। ठीक है, यानी इनका ये कहना है कि बचपन में ही इनका, रंजीत सिंह का,
एक चेचक होने के कारण उनकी आंख की रोशनी चली गई, फिर भी वो बहुत ही बहादुर रहे हैं, कुशल योद्धा रहे हैं। मतलब वो हर एक युद्ध में अच्छे से प्रदर्शन किए, जीत हासिल किए, ठीक है, और पंजाब को चलाने में बहुत ही अहम योगदान भी दिए। उन्होंने लाहौर पर अधिकार किया। देखो जो रणजीत सिंह है ना, उन्होंने लाहौर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1801 की बात है, उन्होंने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित कर लिया। और रणजीत सिंह 1801 में पंजाब का राजा बन जाते हैं, महाराजा घोषित कर लेते हैं, और वहाँ के जितने भी सारे सिख थे उसको एक साथ अपने मतलब मजबूती में बांधते हैं, ठीक है, सभी सिखों को मिला करके चलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये समृद्धि करते हैं पंजाब को, वहाँ सुरक्षा प्रदान करते हैं लोगों को, ठीक है, और सभी को एकता में बांधते हैं। 27 जून 1839 को उनका निधन हो गया, मतलब इनका मृत्यु हो गया। ये सब डेट याद रखना, हो सकता है आपको एक नंबर में काम आ जाए। आगे रणजीत सिंह की प्रमुख उपलब्धियाँ, ठीक है, रणजीत सिंह की प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो देखो पंजाब की सिख मिसलों को एकजुट कर शक्तिशाली राज्य बनाया। पंजाब में जो रणजीत सिंह थे वो क्या किए, सभी जितने भी सारे सिख थे वो सभी को एकजुट किए और शक्तिशाली राज्य बनाया पंजाब को। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, राज्य का विस्तार किया। देखो जो लाहौर जो जगह था ना जिस पर ये कब्जा किए थे, तो वो पंजाब की राजधानी लाहौर को ही बना दिया, ताकि लाहौर को जो हम कब्जा किए हैं वो फिर कोई और छीन ना ले, ठीक है। और राज्य का अपना विस्तार किया, मतलब पंजाब का जो राज्य था ना जितना दूर था उससे थोड़ा और विस्तार किया, क्योंकि और भी अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया। आगे आधुनिक एवं मजबूत सेना का निर्माण किया। आधुनिक और मजबूत का मतलब कि दोस्तों नया नया टेक्नोलॉजी वाला मजबूत सेना का निर्माण किया। अन्य अधिकारियों की सहायता से सेना को प्रशिक्षित कराया। और भी सारे जो अन्य अधिकारी थे जिसके पास ज्ञान था सेना के बारे में, उन सभी के मदद से भी सेना को शिक्षित करने का काम किया। प्रशिक्षण मतलब क्या, उनको ज्ञान देने का काम किया। सेना लोगों को और भी अधिकारियों से ज्ञान दिलवाया जाता था ताकि कोई भी कमी सेनाओं में ना रहे। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया। जो पंजाब में रणजीत सिंह थे ना, वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता मतलब क्या, कि धर्म के आधार पर किसी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं करना, सब धर्म के लोगों का इज्जत समान करना, सबको एक नज़र से देखना, ठीक है, इसी को बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता। तो वहाँ के राजा ना अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाई नहीं करवाया दूसरे राजाओं की जैसा, कि हम सिर्फ सिख के हैं तो सिख का ही बात मानेंगे, ठीक है, इन्हीं के लिए कानून बनाएंगे, नहीं, वो सभी धर्मों को एक जैसा लेके चलते थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को सम्मान किया, मतलब इज्जत किया। नेक्स्ट, न्यायपूर्ण और कुशल प्रशासन स्थापित किया। यानी पंजाब में जब ये शासन कर रहे थे ना, तो न्यायपूर्ण मतलब अच्छे अच्छे काम, जो गलत है वो गलत, जो सही है सही। कुशल प्रशासन, अच्छे ढंग से सारे शासन व्यवस्था को चलाएं, ठीक है। व्यापार, कृषि, कला, संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसके बाद नेक्स्ट, अफगान आक्रमणों को रोककर उनके सीमा की सुरक्षा किया। जो अफगान में आक्रमण करने वाले लोग थे ना, आक्रमणकारी थे ना, उसको रोका इन्होंने। पंजाब के जो रणजीत सिंह है, जो अफगान पर आक्रमण करने के लिए आए थे ना, उसको रोके और अफगान की जो सीमा है ना उसको सुरक्षा किया, मतलब फिर से, ताकि कोई और भी आक्रमणकारी जो है वो घुस ना सके, है ना। तो इतना इन्होंने काम किया। आगे देखिए मैंने 7 पॉइंट दिए। अब कोई जरूर नहीं कि आप एग्जाम में जाओगे तो 7 पॉइंट याद रहेगा, हो सकता है 6 पॉइंट याद रहे, 5 ही पॉइंट याद रहे, तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। सोच नहीं रहना कि वो पॉइंट क्या था वो पॉइंट क्या था। 1-2 पॉइंट अगर याद नहीं आ रहा तो आपको सीधे आगे निकलना है। आगे है कि रणजीत सिंह एक महान शासक थे, कुशल सेनापति थे और योग्य प्रशासन थे, ठीक है। यानी कि वो एक महान शासक थे, कुशल सेनापति थे, यानी कि सेनाओं को भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करते थे, और योग्य प्रशासक थे। योग्य प्रशासक मतलब पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से चलाते थे, पंजाब के बहुत अच्छे शासक थे ये। उन्होंने पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि प्रदान किया। यानी पंजाब को राजनीतिक स्थिरता मतलब उथल पुथल नहीं होने दिया, राजनीतिक स्थिरता रहा, शांत रहा राजनीति व्यवस्था वहाँ पर, और समृद्धि हुआ पंजाब का। उनकी मृत्यु के बाद जब जैसे ही यानी कि रणजीत सिंह जब तक रहते तब तक पंजाब का समृद्धि होता है, लेकिन जैसे ही उनका मृत्यु होता है उसके बाद योग नृत्य के अभाव में, योग नृत्य मतलब क्या, जैसे इनका मृत्यु हो जाता है उसके बाद और भी जो शासक पंजाब में आते हैं ना, वो योग नहीं हो पाते। योग मतलब जैसा मजबूत होना चाहिए वैसा वो मजबूत नहीं हो पाते हैं, वही उसी को कहा गया योग नृत्य।
के अभाव में, मतलब उनके अंदर कमियां के कारण, ऐसा समझो कि और भी जो जैसे इनका मृत्यु हो गया तो उसके बाद पंजाब क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। तो पंजाब के कमज़ोर के कारण सिख साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठा लिया। जैसे ही पंजाब कमज़ोर पड़ जाता है रणजीत सिंह के मरने के बाद, वैसे ही वहाँ पर अंग्रेज़ घुसना शुरू कर देते हैं और उनके कमज़ोरी का फ़ायदा अंग्रेज़ उठा लेते हैं। इसलिए उन्हें भारत के महान शासकों में गिना जाता है। इनको रणजीत सिंह को, क्योंकि रणजीत सिंह बहुत कुछ करके रखे थे, लेकिन इनके जाने के बाद कोई भी पंजाब को संभाल नहीं पाए, अंग्रेज़ इसको लूट लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेज सिख संबंध, यानी अंग्रेजों और सिख लोगों के बीच, सिख मतलब क्या, पंजाब लोग, ठीक है। तो अंग्रेज और पंजाब के लोगों के बीच संबंध देखेंगे तो जब तक रणजीत सिंह रहे तब तक अंग्रेजों से इन लोगों का संबंध रहा अच्छा, लेकिन जैसा उनका मृत्यु हो जाता है वो अंग्रेज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के समय अंग्रेज और सिखों के बीच सामान्यतः अच्छे संबंध रहे। दोनों पक्ष एक दूसरे की शक्ति को समझते थे, यानी कि अंग्रेजों को भी पता था कि सिख के पास कितना पावर है और सिख लोग भी समझते थे कि अंग्रेजों के पास बहुत पावर है। तो ना तो सिख अंग्रेजों से युद्ध करना चाहते थे, ना अंग्रेज सिखों से युद्ध करना चाहते थे। इसलिए वे सीधे युद्ध से बचना चाहते थे, मतलब कोई एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रणजीत सिंह भी कोई कमज़ोर नहीं थे तो उस समय अंग्रेज भी कमज़ोर नहीं थे। आगे देखिए 1809 की बात है, ठीक है। अमृतसर की संधि हुई, तो अगर आप डेट आता नहीं रख पाएंगे तो सीधे लिखेंगे कि अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार देखो यहाँ पर जब तक तो इधर रणजीत सिंह रहे तब तक तो अंग्रेजों का कुछ चला नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, पंजाब से युद्ध तो कर पाया नहीं। उसके बाद अमृतसर में एक संधि होती है, ठीक है। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मानी गई, यानी उस समय जो सतलुज नदी था ना उस पर दोनों राज्यों की सीमा मानी गई। दोनों राज्यों मतलब कौन, रणजीत सिंह ने सतलुज के पूर्व की ओर अपना विस्तार नहीं किया, जबकि अंग्रेजों ने भी उनके पंजाब राज्य में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। मतलब देखिए अमृतसर की संधि हुआ और न अंग्रेजों का हिम्मत था कि हम किसी तरीक़े से पंजाब तरफ कदम रखें, ना पंजाब के शासक को हिम्मत था कि किसी तरह अंग्रेजों को हरा दिए। इसलिए सतलुज नदी जो था ना वो दोनों राज्यों की सीमा मानी गई, मतलब उधर से अंग्रेज ना इधर आ सकते हैं पंजाब तरफ, ना पंजाब जो है वो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आगे था कि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से मित्रता की नीति अपनाई, मतलब दोस्ती की नीति अपनाई, क्योंकि वे अपने राज्य को मजबूत बनाना चाहते थे। रणजीत सिंह चाहते थे कि हम अपने पंजाब को मजबूत बनाएं। दूसरी ओर अंग्रेज भी उस समय अन्य क्षेत्रों में अपने राज्य के विस्तार में व्यस्त थे। और देखो इधर तो पंजाब में रणजीत सिंह अपने पंजाब को मजबूत करना चाहते थे, ठीक है, और थोड़ा ये मजबूत शासक भी थे, इसलिए अंग्रेज यहाँ पर नहीं आते थे। और अंग्रेजों का एक और कारण था कि अंग्रेज उस समय सिर्फ पंजाब पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अंग्रेज उस समय और भी दूसरे दूसरे राज्यों की तरफ ध्यान देते थे और उन सभी राज्यों को वो उस पर कब्जा करने में वो व्यस्त थे। ऐसा नहीं कि अंग्रेज खाली बैठे थे, अगर खाली बैठे हुए तो हुए होते तो हो सकता है कि वो पंजाब पर कब्जा करने के लिए सोचते, लेकिन और भी अलग अलग क्षेत्रों को वो अपने कब्जा में करने में लगे हुए थे वो, ठीक है, इसलिए उधर भी व्यस्त थे वो। इसलिए उन्होंने भी रणजीत सिंह से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। इसलिए अंग्रेजों ने भी किसी भी प्रकार से रणजीत सिंह के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। और इस प्रकार से सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच, दोनों के बीच जो संबंध था वो मित्रता का रहा अभी तक। लेकिन अब आगे देखिए कि किस प्रकार से अंग्रेज और सिख लोगों के बीच में युद्ध हो जाता है। तो देखो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, यानी 1839 में जब इनका मृत्यु हो गया, उनके बाद सिख साम्राज्य में योग्य शासक नहीं रहे। उसके बाद के जो शासक आए ना वो योग्य नहीं रहे। योग्य मतलब जिस प्रकार से पंजाब को चलाना चाहिए था उस प्रकार से वो नहीं चला पाए। इनके मृत्यु के बाद जो दूसरे शासक आए, राज्य में आपसी झगड़े होने लगे, यानी पंजाब के अंदर ही जिस समय रणजीत सिंह पंजाब के अंदर जितने भी सारे लोग थे सबको एक इकट्ठा बांध के रखते थे मजबूत रूप से,
अब जैसे इनका मृत्यु होता है वैसे ही लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, मतलब वहाँ पर उथल पुथल मच जाती है, सेना में असंतोष बढ़ गया। ये कितने अच्छे सेना को मैनेजमेंट करके रखते थे, लेकिन अब इनके मृत्यु के बाद सेना में क्या हो गया, असंतोष बढ़ गया, सेना लोग भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, अच्छे से वो काम नहीं करने लगे, ठीक है। और अंग्रेज इस स्थिति का लाभ उठा करके पंजाब पर अधिकार करना चाहते थे, और पंजाब इनके कमजोरी को फायदा उठा करके वो पंजाब पर क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। इसी कारण अंग्रेज और सिखों के बीच में दो बड़े युद्ध होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, जब अंग्रेज यहाँ पर कब्जा करने के लिए आते हैं कि अब पंजाब तो कमज़ोर हो गया, चलो वहाँ पर क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। तो इसी के बीच अंग्रेज लोग और जो पंजाब के लोग हैं इनके बीच में दो गो युद्ध होता है। एक होता है प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध, यानी कि एक बार पहली बार होता है अंग्रेजों और पंजाब के सिखों से युद्ध हो जाता है, और एक बार फिर दूसरी बार भी युद्ध होता है, उसको नीचे देखेंगे। तो पहली बार युद्ध होने का क्या कारण था अंग्रेजों और सिख लोग यानी पंजाब लोगों के बीच से? तो देखो, पहला था रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद सिख साम्राज्य का कमज़ोर पड़ गया। जब सिख साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, सिख साम्राज्य मतलब क्या, पंजाब कमज़ोर पड़ गया। अंग्रेज पंजाब पर अपना अधिकार बढ़ाना चाहते थे। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास का मतलब क्या हो गया, अब ना तो अंग्रेज पंजाब पर विश्वास करते थे, ना पंजाब अंग्रेज पर विश्वास करते थे। जब तक रणजीत सिंह थे तभी तक विश्वास किया गया था, लेकिन जैसे इनका मृत्यु हो जाता है अब विश्वास नहीं रहा कि अंग्रेज हमसे दोस्ती करेगा। यहाँ के लोगों को भी पता चल गया कि अब हो सकता है तो अंग्रेज लोग यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों के बीच जो विश्वास था वो अब नहीं रहा, पहले की जैसा दोस्ती नहीं रहा। सीमा पर सेना गतिविधियों से तनाव पैदा हुआ और सीमा पर सेना को रखा गया, क्योंकि उनको डर था पंजाब के लोगों को कि अब हो सकता है अंग्रेज हमारे ऊपर हमला कर दे, तो सीमाओं पर सेना रखा गया। हम लोग सीमा पर सेना कैसे होते हैं बॉर्डर पर, वैसे बॉर्डर पर सेना को रखा गया, और सेना रखने से तनाव और भी बढ़ गया। अंग्रेज लोग भी और थोड़ा मजबूत होकर के पंजाब तरफ आने लगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब सेना रखने लगे ना तो तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंग्रेज लोगों को भी डर होने लगा कि अब ये सेना रख रहे हैं, क्या पता हमारे ऊपर हमला कर दें, जबकि अपने सुरक्षा के लिए किए थे। तो अंग्रेजों ने भी अपना स्थिति को मजबूत किया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से दोनों जो अंग्रेज और पंजाब के लोगों के बीच पहले जो मित्रता की भावना था, दोस्ती की भावना था, वो अब धीरे धीरे दोस्ती खत्म होने लगा, ठीक है। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम मतलब प्रभाव। जब पहली बार ये दोनों के बीच युद्ध हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इस युद्ध में अंग्रेज का विजय हो जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, पंजाब पर हमला कर लेते हैं। उसके बाद सिख और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ, जब क्या करते हैं अंग्रेज लोग आकर के पंजाब पर कब्जा कर लेते हैं। तो पंजाब के लोग जो सिख हैं वो और अंग्रेज, ये दोनों के बीच एक बैठक होता है, संधि होता है। सिखों को कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़े। अंग्रेज जहाँ भी जाते हैं ऐसा ही नीति को खेलते हैं, पहले युद्ध को जीत लेते हैं, फिर वहाँ के कुछ क्षेत्रों को मांगते हैं कि युद्ध हमारे साथ आप किए, इसके बदले आपको कुछ हमारा क्षेत्र देना पड़ेगा, जबकि युद्ध भी वही जीत जा रहे हैं। तो सिखों को कुछ ऐसा क्षेत्र थे, यानी पंजाब के कुछ ऐसा क्षेत्र थे जो अंग्रेजों को देने पड़ गए हैं। पंजाब में अंग्रेज का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। द्वितीय युद्ध देखते हैं कि दूसरा बार फिर से अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध कैसे होता है, यानी पंजाब और अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज के बढ़ते हस्तक्षेप से सिखों में असंतोष था, यानी कि अंग्रेज जो धीरे धीरे पंजाब में अपना कदम बढ़ा रहा था ना, उसके कारण से जो पंजाब के सिख लोग थे ना वो अंदर से डरे हुए थे, ठीक है। तो मुल्तान में विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मुल्तान में एक विद्रोह हो जाता जो धीरे धीरे बड़े युद्ध में बदल गया अंग्रेज और पंजाब के लोगों के बीच। सिख सैनिक अंग्रेजों के शासन का विरोध कर रहे थे, और जो सिख का सैनिक थे, मतलब जो पंजाब के सैनिक थे ना, वो अंग्रेजों के जो शासन यहाँ पर चल रहा था ना पंजाब पर, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे, उनको हटाना चाह रहे थे, अंग्रेजों को हटाना चाह रहे थे यहाँ से, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध में भी अंग्रेज की विजय हुआ, और इस युद्ध में भी पंजाब नहीं जीत पाए, अंग्रेज ही जीते। 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और जब ये दूसरा बार युद्ध जीतते हैं ना तो अब पंजाब एक भी हिस्सा को नहीं छोड़ते हैं, सॉरी अंग्रेज जो होते हैं ना वो पंजाब के एक भी हिस्सा को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब दूसरा बार भी युद्ध जीत गए। तो अब पूरी अंग्रेज जो है ना वो पूरा पंजाब पर अपना कब्जा कर लेते हैं 1849 में, और सिख साम्राज्य का अंत हो गया। और जो उस समय सिख लोगों का साम्राज्य हुआ करता था ना, सिख लोगों का राज हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था, वो सब खत्म हो गया, अब वो अंग्रेज का क्षेत्र होने लगा।
अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया और धीरे धीरे इसी के कारण अंग्रेजों का जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे और हो गया, क्योंकि पंजाब भी उस समय भारत में ही था। तो धीरे धीरे भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण यानी उनका हस्तक्षेप और धीरे धीरे बढ़ने लगा। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली शासक था तथा पंजाब को समृद्ध बनाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया। उनकी मृत्यु के बाद आंतरिक कमजोरी यानी कि पंजाब के खुद अंदर के ही लोगों ने अपने कमजोरी को पाला, क्योंकि अंदर ही अंदर लोग आपस में ही लड़ जाते थे और अंग्रेज की नीति के कारण अंग्रेज सिख युद्ध हो गया। उधर से पंजाब के अंदर ही कमजोरी हो गया, आपस में ही लोग लड़ने लगे और अंग्रेज ने एक तरह तरह का नीति बनाने लगे और ये पंजाब के ऊपर अपना शासन चलाने लगे, जिसके कारण से अंग्रेज और सिख लोगों के बीच में युद्ध हो गया। अंततः 1849 में पंजाब जो था वो अंग्रेज के अधीन हो गया, मतलब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, उसको अपने अधीन खींच लिया। रणजीत सिंह का नाम भारतीय इतिहास के एक महान शासकों में सम्मान पूर्वक लिया जाता है। रणजीत सिंह को भारत के इतिहास में उनका जो नाम है ना वो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बाकी और भी तो आया शासक वहाँ पर, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया। लेकिन जब तक रणजीत सिंह रहे तब तक अंग्रेजों का हिम्मत भी नहीं हुआ यहाँ पर कदम रखने का, इसलिए उसका नाम इतिहास में एक बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। अब जो पार्ट 3 बच गया दोस्तों, इसको मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।